अपने व्यक्तिमत्व विकास शिविर के एक दृष्टि से पालक, जो स्वभावतः ही पालक है, वो वर्ग में है इसलिए पालक नहीं है, वो जहाँ भी रहते वो पालक की भूमिका रहते हैं। ऐसे अपने विनोद जी, अन्य उपस्थित अधिकारीगण एवं सेवा के यज्ञ कुंड में एक योग्य संविदा बने ऐसे प्रयास करने वाले हम सभी भगिनी तथा बंधुगण, एक ही वक्ता का 2 बार बौद्धिक वर्ग सुनना ये बहुत कठिन बात है। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहती, नया कोई आने वाला होता तो थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है। और कल जिसका सुना है उसको तो हमने भाप लिया है, अब नया भापने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप सभी की क्षमा मांगता हूँ कि आपको फिर से 1 घंटा मैं पीटने वाला हूँ। संभव हुआ प्रयास ऐसा करेंगे कि अंत में एक 5-10 मिनट आपके मन में इस विषय के संदर्भ में कुछ जिज्ञासा होगी तो वह पूछने के लिए कुछ समय रखने का प्रयास करेंगे। सेवा यह अपने भारत का स्वभाव है। किसी ने आकर हमें सेवा सिखानी चाहिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। तो भारतीय समाज के स्वभाव में ही सेवा यह अंतर्निहित ऐसी बात है। यानी सेवा का वर्णन करते समय कितनी अच्छी बातें अपने यहाँ आई है। तो जिन्होंने महाभारत का रचना की, ऐसे व्यास मुनि, उन्होंने पुराणों की भी रचना की। वो क्या कहते हैं, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य यानी क्या, तो परोपकार करना, समाज के उपयोग में आना, दूसरों के उपयोग में आना। और पाप क्या, तो दूसरों को तकलीफ देना। इतनी सहज सरल भाषा, कोई भी उसमें आध्यात्मिक बहुत बड़े बड़े शब्दों का जंजाल नहीं, जो सहजता से हमें समझ सकता है, किसी भी सामान्य व्यक्ति को समझ सकता है, ऐसी यह पुण्य और पाप की भाषा। और आज नहीं, 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व अपने देश में यह प्रस्थापित हुआ। और उसके भी पूर्व था, इसके पूर्व था, उन्होंने उसको शब्दबद्ध किया। और यह केवल एक किसी राज्य में, एक किसी भाषा में, एक किसी जाति पंथ संप्रदाय में था, ऐसे नहीं। तो पूरे भारत के दक्षिण से उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक अनेक संत महंत मनीषी, इन्होंने इस सेवा की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। फिर संत कबीर कहते हैं कि सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी ना होए। संत कबीर तो उत्तर प्रदेश के थे, बनारस में जन्मे हुए, गोरखपुर के पास जिन्होंने समाधि ली। तो पंजाब के गुरु नानक देव कहते हैं, जो सेवा करते हैं उनका आदर सम्मान किया जाता है।
जो सेवा नहीं करते उनका आदर सम्मान नहीं होता। गुजरात के नरसिंह मेहता कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पटाई जानो रे। दूसरों का दुख जो जान लेता है वह वैष्णव है। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं जो जे वांछिल तोते लाओ, जिसकी जो इच्छा हो वह इच्छा उसको प्राप्त हो। संत तुकाराम जी कहते हैं दया तिचे नाव भूतांचे पाळण। अब यह सभी जो संत महापुरुष, इन सभी ने सेवा के संदर्भ में इतनी स्पष्टता से अपनी भूमिका रखी है, और वह किसी एक राज्य एक प्रदेश की नहीं है, वो पूरे अपने देश की है। आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में कल के निवेदिता दीदी जी के कथन में बहुत बातें आई है। तो हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता मानी जाती है, देवी देवता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें एक देवता की एडिशन की, उन्होंने उसको कहा दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस ईश्वर की सेवा करता हूं जिसे सामान्य लोग, आगे जाकर वो और कठोरता से कहते हैं, जिसे मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं, उस ईश्वर की सेवा मैं करता हूं। इतनी स्पष्टता सेवा के संदर्भ में यह अपने देश में यह चलती आई है। किसी अमेरिकी ने, किसी ब्रिटिश ने, किसी जर्मन व्यक्ति ने यह सेवा हमारे देश में नहीं लाई। तो यह भारत का एक स्वाभाविक स्वभाव है। और आधुनिक कालखंड में, यानी अभी अभी कोरोना के दरमियान, इस स्वभाव का पूरे देश भर में एक दर्शन पूरे समाज को हुआ। केवल पूरे समाज को नहीं, यानी भारत के पूरे समाज को नहीं, तो विश्व को हुआ। जब कोरोना प्रारंभ हुआ तो लोगों को ऐसे लगता था कि भारत इसमें टिकेगा कि नहीं, और अगर कंप्यूटर पर उसका जो भारत में बातें हैं उसका इनपुट हम फीड करते तो आउटपुट यही आ जाता कि भारत निश्चित रूप से इसमें ध्वस्त हो जाएगा। अनेक देशों की अर्थव्यवस्था ये चरमराई, अनेक देश 50-50 वर्ष पीछे गए। लेकिन भारत का नुकसान हुआ, लेकिन जितना नुकसान लोगों को, विश्व को अपेक्षित था, उतना नुकसान भारत का नहीं हुआ। क्या कारण है इसके? तो एक तो सरकार ने सरकार का काम बहुत ही बेहतरीन किया। सरकार के काम का वर्णन आज करने की बहुत आवश्यकता नहीं। सरकार का काम करते समय सर्वसामान्य समाज ने भी अपनी भूमिका निभाई। यानी लोगों को भोजन की व्यवस्था करना हो, ऑक्सीजन प्राप्त करके देना हो, रेमडेसिविर प्राप्त करके देना हो, प्लाज्मा की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था करनी हो, ऐसे अनेक विषयों में पूरे देश भर के छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बहुत बड़े व्यक्ति भी उसमें लिप्त हो गए। और उनकी उस सहभागिता के कारण कोरोना का संकट
ये हमने सहजता से झेला। उसका क्लाइमैक्स कहाँ है? तो जब पहला लॉकडाउन थोड़ी ढील उसमें भी ली, और जो माइग्रेंट लेबर थे, वो माइग्रेंट लेबर, उनके ध्यान में आया कि यहाँ हम महानगरों में पड़े हैं, यहाँ तो कुछ व्यवस्था है नहीं, यहाँ रोजगार भी नहीं है। उस समय का वर्णन करने वाली एक कविता, बहुत प्रसिद्ध कवि गुलजार, फिल्मी गीत भी वो लिखते हैं, वो गुलजार की एक कविता उस समय आई थी। उन्होंने ऐसा लिखा था कि कभी ऐसा न सोचा था कि आदमी जीने के लिए कमाना छोड़ देगा। लोग कमाते किस लिए है? तो जीने के लिए ही कमाते हैं ना। लेकिन जीवित रहना है, इसके लिए घर से बाहर ही निकलना नहीं, बाहर निकलना नहीं इसका मतलब कमाना नहीं। तो कभी ऐसा ना सोचा था कि जी कमाना छोड़ देगा। यह परिस्थिति निर्माण हुई। और वो माइग्रेंट लेबर जब वापस अपने गांव जाने लगे, तो रास्ते पर जो गांव थे, उन गांवों ने, उन नगरों ने, कोई उनका रिश्तेदार नहीं था, कोई पहचान वाला नहीं था, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है ये मालूम नहीं था। लेकिन लोग जा रहे हैं, अपने ही बंधु भगिनी जा रहे हैं, तो उनकी हर प्रकार की व्यवस्था, फिर भोजन की होगी, कपड़ों की होगी, यहाँ तक चप्पल जूतों की भी व्यवस्था। तो इतना ही नहीं, तो अपने जलगांव के पास एक घटना घटी, और ऐसे कम से कम 101 घटनाएं होगी कि ऐसे चलने वालों में वो पति पत्नी, घर के सभी लोग साथ में थे, नई नई शादी हुई है, और वो बहन, उस घर की गृहिणी, वो प्रेग्नेंट है, यहाँ रहना तो मुश्किल है, और अपने वो गाँव वापस जाना है, और पैदल निकल पड़े हैं। रास्ते में ही उसकी डिलीवरी का समय आया, तो उस यानी जलगांव की घटना तो उस समय बहुत वायरल हुई थी। एबीपी माझा पर उसकी बहुत बड़ी क्लिप भी न्यूज़ भी बन गई थी। तो उसके पूरी तरह से उसकी डिलीवरी, और डिलीवरी के पश्चात जो एक किसी भी बेटी की चिंता करने चाहिए, उस प्रकार की चिंता जलगांव के सामान्य लोगों ने उसकी की। और ऐसी ही कम से कम 101 घटनाएं पूरे देश भर में होगी। वो बेटी कहाँ की है, उसका पति कौन है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, यह कुछ भी बातें न सोचते हुए इस प्रकार की व्यवस्था करने वाले जो लोग थे, उसके कारण कोरोना का यह महासंकट अपने देश ने सहजता से यह उस संकट पर मात की। तो यह भारत का मूल स्वभाव है। अब इस मूल स्वभाव का विचार करते समय हमारे जैसे जो सेवा के क्षेत्र में चलने वाले जो कार्यकर्ता है, उनको सेवा के संदर्भ में विचार करते समय कुछ बातों का विचार करना पड़ेगा कि सेवा किस लिए करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, और सेवा के द्वारा हमें अपेक्षित क्या है, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव हम चाहते हैं। तो सेवा के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि वह सेवा यह नीड बेस्ड सेवा होनी चाहिए। आवश्यकताओं को ध्यान में लेकर सेवा का विचार होना चाहिए। नीड बेस्ड यानी किसकी नीड? तो जिसकी सेवा करनी है उसकी नीड। जो देना चाहता है, जो सेवा करना चाहता है, उसकी नीड नहीं। यानी एक मजेदार प्रसंग कि दो मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे।
तो एक ने पूछा कि अपनी मित्री यारी दोस्ती इतनी अच्छी है ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकोगे? हाँ बोले, कुछ भी कर सकता हूँ। समझो तुम्हारे पास 2 एरोप्लेन हो गए, एक एरोप्लेन मुझे दोगे? हाँ बोले, बिल्कुल दूंगा। तुम्हारे पास 25 लाख हो गए, 12 लाख 12.5 लाख मुझे दोगे? बिल्कुल दूंगा। तुम्हारे पास 2 कार हो गई, एक कार मुझे दोगे? बिल्कुल दूंगा। बाद में उसने पूछा तुम्हारे पास 2 शर्ट होंगे, एक शर्ट मुझे दोगे? वो बोला नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? वो बोले पहली सब बातें मेरे पास थी ही नहीं, तो वो देने में चिंता क्या है? यह है मेरे पास 2 शर्ट है और उसमें से एक देना, ये मुझे करना ही पड़ेगा। तो देने वाले की सुविधा के अनुसार नहीं, जिसकी आवश्यकता है। कई बार ऐसे हो जाता है ना कि हमारे घर में पुराना टीवी है, वो पुराना टीवी आप लेकर जाइए, क्योंकि हमने नया एलईडी लिया है, हमारे घर में टीवी की अभी आवश्यकता नहीं, आप लेकर जाइए। तो आपके घर का जो कबाड़ा है, उस कबाड़े को आप दान कहना चाहते हो क्या? सामने वाले की आवश्यकता है क्या? और एक मजेदार प्रसंग, लातूर में भूकंप हुआ, तो उस भूकंप के दरमियान पूरे देश भर से सहायता आई। वैसे देश भर से आई, वैसे विदेश से भी सहायता आई। तो विदेश से जो सहायता आई उसमें क्या क्या आया? तो बाकी दूध की पाउडर आई, चीनी आई, ऐसी बातें आई। उसमें टाई भी आए। अब उस लातूर जिले में, पूरे लातूर जिले की सबकी संख्या मिलाई तो 2000 लोग भी प्रतिदिन टाई पहनने वाले नहीं होंगे। लेकिन वो भेजने वाले का जो देश था, शायद इंग्लैंड होगा, शायद अमेरिका होगी, वहाँ तो टाई जीवन आवश्यक बात है ना। उनको लगा कि यहाँ के लोगों पर संकट है तो टाई लगता है, टाई भेज दीजिए। और यहाँ अपने यहाँ तो टाई शादी के समय भी बहुत थोड़े लोग पहनते हैं। तो नीड बेस नहीं हुआ तो क्या होता है, वो टाई आना ऐसे हो जाता है। वो बाद में टाई लातूर के पान की दुकानों में ऐसे लटके हुए थे बेचने के लिए। तो यह नीड बेस सेवा, यह सेवा की एक प्रमुख आवश्यकता रहती है कि क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता को ध्यान में लेकर सेवा का विचार करना। हम क्या कर सकते हैं इसके आधार पर नहीं जाना, उनकी आवश्यकता क्या है और उस आवश्यकता में से हम अच्छा क्या कर सकते हैं उसका चयन करना और सेवा का विचार करना। दूसरा विषय है कि सेवा के 2 पहलू हैं। एक पहलू है जीवन रक्षण, दूसरा पहलू है जीवन निर्माण। जीवन रक्षण यानी क्या? तो पानी पिलाना है, भोजन देना है, कपड़े देना है, कंबल बांटना है, ऐसी बातें सब वो जीवन रक्षण की बात विषयों में आती है। मुख्यतः वितरण की बातें, उसमें से एक वैद्यकीय एक सेवा छोड़ा तो बाकी सब वितरण की बातें हैं। दूसरी बात क्या है? तो जीवन निर्माण की। तो जीवन निर्माण यह यानी क्या? तो वह व्यक्ति स्वयं के बलबूते पर खड़ा रह सके, आत्मनिर्भर हो सके, फिर उसको पढ़ाई दे, उसको स्किल्स दे, वह ऐसी क्षमता का हो जाए कि उस क्षमता के आधार पर वह अपना जीवन व्यापन सहजता से कर पाए। जो इस प्रकार का उसका हाथ है, लेने वाला जो हाथ है वो धीरे धीरे मुट्ठी उसकी बंद हो जाए और अपनी क्षमता के आधार पर, अपने कर्तृत्व के आधार पर जीवन जीने का विचार करे।
तेलंगाना में पालमूर नाम का एक स्थान है, महबूब नगर। उस पालमूर में, वो पालमूर जिले की विशेषता क्या है, तो पालमूर जिला यह चाइल्ड लेबर के लिए प्रसिद्ध है। वो मूलतः लेबर डिस्ट्रिक्ट ही है। पूरे देश भर में पालमूर से लेबर जाते हैं, क्योंकि वहाँ जीवन व्यापन के लिए बहुत ही कम सुविधाएं उपलब्ध है। लेबर डिस्ट्रिक्ट होने के कारण चाइल्ड लेबर का भी प्रमाण ज़्यादा है। वहाँ अपने सेवा भारती ने एक चाइल्ड लेबर मुक्ति का प्रोजेक्ट लिया और 5000 बच्चों को चाइल्ड लेबर से, वो बाल मजदूर से मुक्त करके उनको शिक्षा के प्रवाह में लाया। यह जो शिक्षा के प्रवाह में लाना और उसके आधार पर फिर वह बच्चे अपने जीवन में आगे चलकर खड़े रहेंगे, यह जो कार्य है यह जीवन निर्माण का कार्य है। इस प्रकार का कार्य करना यह सेवा के क्षेत्र में आवश्यक बातें रहती है। यानी चयन करना है जीवन रक्षण का कार्य करना या जीवन निर्माण का कार्य करना, तो प्रायोरिटी देनी चाहिए जीवन निर्माण के कार्य की। आपदाओं के समय, डिजास्टर के समय जीवन रक्षण को तो सभी का करना पड़ता है, उस समय ठीक है। लेकिन जब हमारा चॉइस है योजना करके जाना है, तो योजना करके जाते समय हम जीवन निर्माण के कार्यों को प्रायोरिटी दें। सेवा करने वाले कार्यकर्ता की, उस व्यक्ति की भावना कैसी होनी चाहिए? तो कई बार ऐसे होता है कि सेवा करने वाले कार्यकर्ता के मन में ऐसा रहता है कि मैं कोई बड़ा, एक बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ, समाज जीवन में परिवर्तन करने वाला कोई महान महर्षि, ऐसा मैं हो गया हूँ। और यह महान महर्षि होने के कारण मैं ऐसा देने वाला, मैं कोई श्रेष्ठ, और वह सब लेने वाले वह सब याचक, ऐसी मनोवृत्ति कई बार लोगों की, ऐसे करने वाले लोगों की हो जाती है। तो यह जो कार्य मैं कर रहा हूं सेवा का, यह कार्य मैं कर्तव्य भाव से कर रहा हूं, और वह कर्तव्य भाव अगर मन में रहा तो स्वाभाविक विनम्रता आती है, स्वाभाविक समाज के प्रति आत्मीयता निर्माण होती है, स्वाभाविकता अपनत्व के आधार पर उस सेवा का विचार, उस समाज का विचार हम करने लगते हैं। बेंगलोर में एक काम चलता है, यूथ फॉर सेवा, ऐसे उस कार्य का नाम है, जिनका सेवा का विशेष कोई संबंध नहीं या सामाजिक जीवन का ही विशेष कोई संबंध नहीं है, लेकिन युवा है और समाज के संदर्भ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह यूथ फॉर सेवा का कार्य शुरू हुआ और आज हजारों लोग उस यूथ फॉर सेवा से जुड़ गए हैं और इस कर्तव्य भाव से प्रति वर्ष कुछ सप्ताह, कुछ घंटे यह किसी न किसी क्षेत्र में जाकर सेवा का कोई कार्य करते हैं। तो यह कर्तव्य भाव का जागरण हो गया। तो उस कर्तव्य भाव के जागरण के आधार पर समाज में इस प्रकार की जिनके पास गुणवत्ता है, क्षमता है और संसाधन उपलब्ध है, ऐसे लोगों की सेवा यह पीड़ित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए उपयुक्त रहती है। सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को और एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा के कारण आत्मविश्वास का जागरण हो। याचक मनोवृत्ति, मैं लेने वाला हूं, ऐसी याचक मनोवृत्ति उस व्यक्ति में, उस समाज समूह में न रहे। जब याचक वृत्ति आती है तो
वह याचक वृत्ति वह कभी भी उस व्यक्ति को आत्मविश्वास से खड़ा रखने के लिए अवरोध बन जाती है। उत्तराखंड में रुद्रपुर नाम का एक स्थान है, वहां पर एक कुष्ठ पीड़ित माता पिता के बच्चियों का, केवल बच्चों का नहीं तो बच्चियों का, बेटियों का छात्रावास है और लगभग 150 बेटियां उस छात्रावास में रहती है। अब जब वह बेटियां कुष्ठ पीड़ित है तो यानी माता पिता कुष्ठ पीड़ित है, हम तो सभी वैद्यकीय क्षेत्र के हैं, कुष्ठ ये कोई संसर्गजन्य नहीं है और न ही अनुवंशिक है, फिर भी उन बच्चों पर, विशेषतः बेटियों पर समाज की दृष्टि यह उनको स्वीकारने की नहीं रहती। तो सामान्य स्कूलों में जिस गांव में वो जिस गांवों से आई है उस गांव के सामान्य स्कूल में उनको प्रवेश ही नहीं मिलता, मिलता है तो योग्य व्यवहार उनके साथ नहीं होता। तो ऐसे बेटियों के लिए अपने कार्यकर्ताओं ने वह छात्रावास प्रारंभ किया। वो बेटी अगर सामने बैठी तो भी, केवल बैठी तो भी ध्यान में आता कि उन्होंने कितनी पीड़ाएं सहन की होगी, उनके चेहरे ही बताते हैं। और ऐसे बेटियों के लिए वह छात्रावास यह चल रहा है। आज उस छात्रावास की बेटियां रुद्रपुर के स्कूल में जाती है तो उस स्कूल में अच्छे क्रमांकों से अच्छे गुण प्राप्त होकर पास हो रही है, आगे चलकर उसमें से ग्रेजुएट होगी, पोस्ट ग्रेजुएट होगी, अपने जीवन का निर्वहन करने की क्षमता और अपने माता पिता को भी संभालने की क्षमता वो उनमें निश्चित रूप से निर्माण होगी। तो इस प्रकार के आत्मविश्वास का जागरण निर्माण करना, हम सब ने सुना है कि मेलघाट में, अपने अमरावती जिले में संपूर्ण बांबू केंद्र नाम का एक कार्य चलता है। सुनील देशपांडे और निरुपमा देशपांडे ऐसे दो पति पत्नी, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का मिशन, लाइफ मिशन, इस दृष्टि से मेलघाट का चयन किया। मेलघाट ये क्यों? तो मेलघाट यह महाराष्ट्र में कुपोषण के लिए बदनाम जिला क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में जाकर रहना और उस क्षेत्र का कुपोषण कम करने के लिए प्रयास करना। गए थे तो कुपोषण के लिए, वहां जाने के पश्चात ध्यान में आया कि कुपोषण क्यों है? तो कुपोषण है क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त बातें नहीं है। तो चावल बांटना, दाल बांटना, तेल बांटना, ये तो बांटने की बातें तो बहुत चलती है, लेकिन इसके कारण समाज आत्मनिर्भर नहीं होगा। समाज आत्मनिर्भर करना है तो यहाँ की ताकत क्या है? तो यहाँ की ताकत है, यहाँ के लोगों के जीवन व्यापन के लिए उपयुक्त है बांबू, बांस। तो उस बांस को उन्होंने केंद्र बनाया, उस बांबू को केंद्र बनाया और संपूर्ण बांबू केंद्र इस नाम से एक प्रकल्प का प्रारंभ हुआ। आज लगभग 25 वर्ष उस कार्य को हो गए हैं और उस 25 वर्षों के कार्य के पश्चात आज कम से कम 5-1 हजार परिवार उस क्षेत्र में ऐसे हैं कि जो बांबू को लेकर, बांबू के आधार पर विविध प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, उस वस्तुओं का विपणन, उस वस्तुओं की बिक्री करना, अपना जीवन व्यापन ठीक से करना और अपने परिसर में भी वो वातावरण निर्माण करना। तो ऐसे हम जहां कार्य कर रहे हैं वह स्थान आत्मविश्वास से युक्त इस प्रकार से हो, आत्मनिर्भर हो, इस प्रकार का विचार करना। कार्य का क्षेत्र कौन सा रहना चाहिए? तो मुख्यतः
जो उपेक्षित है, वंचित है, उसको फोकस करके कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा उपेक्षित वंचित क्षेत्र ही अराष्ट्रीय गतिविधियों का टारगेट ग्रुप रहता है। एक दूसरा, उस समाज के संदर्भ में अन्य समाज ने उसकी चिंता नहीं की तो वह उपेक्षा, वह वंचना, वह उनके जीवन भर और पीढ़ी दर पीढ़ी उस समाज के लिए इसी प्रकार जीने के अवस्था में वो रह जाते। जैसे महाराष्ट्र में अपने घुमंतु समाज का कार्य चलता है, जनजातीय क्षेत्र का में चलने वाला कार्य रहता है। अभी नए भी कुछ विषय ये उसमें आ रहे हैं। रायपुर में एक मितवा फाउंडेशन नाम का कार्य है। यह मितवा फाउंडेशन क्या कर रहे हैं? तो यह ट्रांसजेंडर किन्नर समाज के पुनर्विकास के लिए किया गया एक संस्था, एक संगठन है। चलाने वाले सभी किन्नर लोग ही उस संस्था को चलाते हैं। उन्होंने अभी किन्नर समाज के प्रति समाज में क्या धारणाएं हैं ये मैंने वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, हम सब उस भावनाओं को जानते हैं। आज भी हम ट्रेन से जाते समय कोई किन्नर ताली बजाते हुए हमारे पास आया तो सामान्यतः क्या प्रतिक्रिया रहती है उसमें से हम सभी गुजरे हैं। तो ऐसे किन्नर समाज को यह भिक्षावृत्ति क्यों आई? तो उस भिक्षावृत्ति से उसको मुक्त करना है तो उसको अपने पैरों पर खड़ा रहना करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक छात्रावास ऐसे बच्चों के लिए चलाया और उस छात्रावास के द्वारा उन बच्चों को ट्रेनिंग देकर, यानी ट्रांस वुमन भी है उसमें और ट्रांस मैन भी है, ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनको शारीरिक दृष्टि से अच्छे रहते हैं तो वो ट्रेनिंग देकर नक्सल क्षेत्र में पुलिस भर्ती के लिए उनको भेजा और आज 22 से अधिक पुलिस उस मितवा फाउंडेशन के द्वारा आज कार्य कर रहे हैं। आज 22 पुलिस किन्नर समाज के निर्माण करना यह छोटी बात नहीं है। और इस प्रकार का जो कार्य होता है उस कार्य के कारण ऐसा जो वंचित वर्ग रहता है वह वंचित वर्ग यह स्वाभाविकता ही अपने समाज के मुख्य प्रवाह में सहजता से आ जाता है। आज वो नौकरी करने लगेंगे तो स्वाभाविकता उनके पास भी पैसा आएगा, उनके पास भी कुछ संसाधन आएंगे, वह भी अपना घर निर्माण कर पाएंगे। सहजता से समाज में आत्मसात होने के लिए उनको आत्मनिर्भर करना यह आवश्यकता रहती है। तो ऐसे वंचित वर्ग को फोकस करके उनको केंद्रित करके कार्य करना। और एक बात है कि सेवा के द्वारा समाज परिवर्तन भी होना चाहिए। हम सेवा के लिए सेवा नहीं कर रहे, कोई सेवा यह हमारी चैरिटी नहीं है, न भारत की यह भूमिका है कि चैरिटी इस भूमिका में सेवा का विचार करे। तो जिस समाज में हम सेवा कर रहे हैं उस समाज में जो अंधश्रद्धा है, कुरीतियाँ है, कुप्रथा है, ऐसी बातें भी धीरे धीरे उस सेवा के कार्य के कारण बदलती जाए। छत्तीसगढ़ में ही एक कोरबा नाम का स्थान है, उस कोरबा के पास देवपहरी नाम का एक प्रकल्प चलता है। वहाँ एक छोटा रुग्णालय है, एक छात्रावास है, एक मंदिर बनाया है, ऐसे एक 4-5 प्रकार के प्रोजेक्ट वहाँ चलते हैं। एक स्कूल भी बनाया। तो उस एक 30-40 गांवों का वह परिसर है।
तो ध्यान में ऐसे आया कि वहाँ उन गांवों में किसी के घर में भी कोई भी ग्रंथ नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि किसी के घर में कोई ईश्वर की आराधना करने वाला कोई ग्रंथ होगा। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने विचार करके सभी के घर में तुलसी रामायण हम दे, ऐसी एक योजना बनाई। कोरबा में से उसके लिए हर घर से एक तुलसी रामायण, इस प्रकार की धन संग्रह किया, तुलसी रामायण लाए। तुलसी रामायण लोगों को लेकर जाने के लिए कहे, तो तुलसी रामायण लेकर जाना है तो गांव से पालकी लेकर आना, ढोल ताशे के साथ आना और जुलूस निकाल कर वह तुलसी रामायण अपने गांव में लेकर जाना और हर घर में वो देना। ऐसी एक योजना उन्होंने की। अब यह योजना करने के पश्चात अनेक गांव वो लेकर गए, कुछ गांव भूल गए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, अंत तक एक गांव आया ही नहीं। तो अपने कार्यकर्ताओं के ध्यान में आया कि ये गांव आया नहीं, क्या हुआ, क्या बात है। तो उन गांव में जाकर अपने कार्यकर्ताओं ने पूछताछ की कि आपने तुलसी रामायण लेकर क्यों नहीं गए। तो वो गांव जो था परंपरा से ही था, उनकी कुछ धारणाएं, वह मंकी खाने वाले, भोजन में मंकी खाने वाले ऐसे लोग थे, बंदर खाने वाले लोग थे। अब उन्होंने कहा कि हम तो बंदर खाने वाले हैं और वो जो आपने ग्रंथ सबको बांटा है उसमें तो वो बंदर है ना, यानी हनुमान जी है। तुलसी रामायण में तो हनुमान जी का चित्र है ही, तो वो हनुमान, वो बंदर वहाँ है। अब वो बंदर वहाँ होगा तो उसको हम यहाँ हम खाते हैं और उसकी पूजा कैसे करेंगे। तो अपने कार्यकर्ताओं ने कहा वो बंदर अलग है, वो 10,000 साल का पूर्व का है। ये बंदर तो आप जो खाते हैं वो अभी अभी का है। वो बंदर जो है ग्रंथ वाला, वो आपको कहेगा नहीं कि आप बंदर मत खाइए, आप आपका बंदर खाना वैसे ही चालू रखिए, लेकिन आप ये ग्रंथ लेकर जाइए। जैसे तैसे लोग मान गए, वो ग्रंथ लेकर गए। फिर तुलसी रामायण के पाठ शुरू हो गए। धीरे धीरे उस गांव में यह बंदर खाने की जो प्रथा थी, यह प्रथा पूरी तरह से बंद हो गई। अगर अपने गांव के लोग उनको समझाने के लिए जाते, बौद्धिक वर्ग देते कि बंदर खाना कितना बुरा है, बंदर खाने से क्या क्या रोग होते हैं, बंदर खाना ये मनुष्यों के लिए हितकारक नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसा बौद्धिक देते तो लोग उनको वापस भेज देते। ज़्यादा ही बौद्धिक देते तो पीट कर भेज देते। लेकिन यह बंदर खाना आप छोड़ो, यह न कहते हुए वो बंदर अलग है, ये बंदर अलग है, ऐसा कहकर उनके मन में यह बात लेकर गए। धीरे धीरे ये बंदर खाना भी बंद हो गया और उसके कारण जो गांव में संवाद संपर्क हुआ, वहाँ के बच्चे छात्रावास में आए, वो बच्चे पढ़े लिखे, वहाँ आज उस गांव में कम से कम 10 एक ग्रेजुएट यह तैयार हुए। कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य के कारण समाज में बदलाव होना चाहिए। किसी एक यानी हम कोई देने के लिए, हमारे पुण्य प्राप्ति के लिए, इसके लिए यह कार्य नहीं कर रहे। परिवर्तन का और एक पहलू है कि जो लेने वाला समाज है वह धीरे धीरे देने वाला बन जाए। यानी वह इतना सक्षम हो जाए कि उस सक्षमता के आधार पर वह देने का विचार करने लगे। मराठी में एक कविता है ना, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, हाथच घ्यावे। अब ये हाथ लेना यानी क्या, तो उसका जो दातृत्व है वह दातृत्व उस लेने वाले में आ जाए। अब यह दातृत्व लाना यह एक संस्कारों का विषय है।
हम केवल देते ही रह रहे तो समाज की आदत बदलती नहीं। यानी भिखारियों को हम अन्नदान कर रहे तो वही भिखारी बार बार वहाँ आते हैं। कंबल बांट रहे तो वही लोग 8 दिन कंबल वितरण किया तो 8 दिन वही लोग कंबल लेने के लिए आते हैं। बाद में वो कंबल पुराने मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। तो इसके लिए नहीं करना। अब यह देने वाला बन जाना, यह कैसी स्थिति रहती है? तो अपने राष्ट्र सेविका समिति का एक छात्रावास नागपुर में चलता है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चियों के लिए वो छात्रावास चलता है। तो वहाँ से एक बेटी मिजोरम से आई हुई, वह आई मिजोरम से पढ़ने के लिए। उसकी पढ़ाई पूरी हुई, वापस अपने गांव गई। यथा समय उसकी शादी हुई। शादी हुई तो एक मिजोरम के थोड़े बड़े गांव में वो रहने के लिए गई। उसका जिस घर में गई थी वो घर में थोड़ा संपन्न था। तो उसने अपने घर के लोगों को मनाया। उसने कहा कि मैं एक छात्रावास में पढ़ी लिखी और उसके कारण मुझे यह संस्कार प्राप्त हुआ, यह अपने यहाँ के बेटियों को मिलना चाहिए और इसके लिए हम कुछ करेंगे। घर के लोग भी अच्छे थे, उन्होंने भी मान्यता दी। फिर उसने समिति के कार्यालय में अपने छात्रावास में फ़ोन किया कि मैं इस समय पढ़ने के लिए अपने छात्रावास में, उसको पहचानते तो सभी थे ही, अभी मेरी शादी हो गई है, मेरा घर बस गया है, सुदैव से मेरे पति ससुर वगैरह सब अच्छे लोग हैं और मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जो संस्कार प्राप्त हुए वह संस्कार हमारे मिजोरम के अन्य बेटियों को भी प्राप्त हो जाए। लेकिन सभी बेटियां मिजोरम से नागपुर पढ़ने के लिए आना ये तो संभव नहीं है। तो हमारे गांव में ही हम छात्रावास प्रारंभ करें। उस छात्रावास के लिए जमीन की व्यवस्था हमारे परिवार से करने के लिए हमारे घर के सब लोग उन्होंने मान्यता दी है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप यहाँ आकर छात्रावास प्रारंभ करें। अभी राष्ट्र सेविका समिति का छात्रावास उस गांव में चल रहा है। मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मैं जीवन में खड़ी हो गई, बस इतना ही नहीं तो मुझे जो मिला है वह मेरे समाज में भी जाए। इस प्रकार का वातावरण, उस प्रकार का हमारे सेवा कार्यों का परिणाम आना चाहिए। और एक अंतिम बिंदु है कि सेवा किस लिए करना है? तो सेवा केवल लोग सेवित ही रहे और हम सेवा करने वाले ही रहे इसके लिए नहीं। तो उस सेवा के आधार पर जिस समाज में हम सेवा कर रहे हैं उस समाज में नेतृत्व का निर्माण हो, नेतृत्व विकसित हो कि जो उस समाज को, जिस समाज की हम सेवा कर रहे हैं उस समाज को दिशा देने वाला हो जाए। अपना वनवासी कल्याण आश्रम है, तो वनवासी कल्याण आश्रम का पहला छात्रावास जशपुर नगर में शुरू हुआ। हम में से बहुत से कार्यकर्ता जशपुर में गए। बाला साहेब देशपांडे जी ने कल्याण आश्रम का कार्य शुरू किया। जब उनका अंतिम समय उनको ध्यान में आ रहा था कि अभी मैं 4-5 साल का ही मेरा जीवन है, तो उन्होंने कल्याण आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि अभी दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए, अगला अध्यक्ष ढूंढना चाहिए। फिर अगला अध्यक्ष कौन होगा? तो यह जनजातीय क्षेत्र का कार्य है, तो इसमें जनजातीय नेतृत्व ही हमें अध्यक्ष इस नाते से लाना पड़ेगा। और कौन अध्यक्ष हो सकता है? तो अपने छात्रावास में पढ़े लिखे ये जगदेव राव जी जो है वो स्वयं एडवोकेट है, उनको हम अध्यक्ष करें। एक 20 वर्ष पूर्व, 25 वर्ष पूर्व जो बच्चा पढ़ने के लिए उस छात्रावास में आया, पढ़ा लिखा, स्वयं के पैरों पर खड़ा हुआ, घर गृहस्थी की, अपने कल्याण आश्रम के यानी सामाजिक कार्य में सक्रिय हुआ और इतना अपना विकास किया कि एक अखिल भारतीय संगठन का अध्यक्ष होने की क्षमता उनमें निर्माण हुई।
तो हमारा कार्य, कोई भी सेवा कार्य इस प्रकार का नेतृत्व निर्माण करने वाला सेवा कार्य होना चाहिए। सेवा का कार्य ये न कोई फैशन का कार्य है, न फोटो सेशन का कार्य है। नहीं तो फोटो सेशन हम देखते ही हैं। तो सेवा का कार्य है कंपैशन के आधार पर, संवेदनाओं के आधार पर होता है। और जब कंपैशन होता है तो स्वाभाविकतः मन में पैशन निर्माण होती है, और जब पैशन निर्माण होती है तो वही अपने लाइफ का लाइफ मिशन बन जाता है। तो इस प्रकार का लाइफ मिशन, यह सेवा का कार्य हम सबका बने, इतनी ही आप सबसे प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। एक 8-10 मिनट का समय है, अगर इस विषय के संदर्भ में किसी को कुछ पूछना है, बताना है, तो हम बता सकते हैं। आज पूरे देश भर में लगभग 1000 संस्थाओं के आधार पर अपने इस प्रकार के 90,000 के आसपास यह नित्य चलने वाले सेवा कार्य यह चल रहे हैं। अब 90,000 सेवा कार्यों का इम्पैक्ट जब समाज पर आएगा तो आने वाले 10 वर्षों में समाज का चित्र हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, हम यह सोच सकते हैं। इसलिए यह भी थोड़ी जानकारी आप सभी के सामने रखी है। आपको किसी को कुछ पूछना है, जोड़ना है, बताना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, सेवा कार्य शुरू करने के बाद ये इनिशियल इम्पैक्ट्स दिखने के लिए कुछ साल का मतलब बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, संयम कैसे बनाए रखें कि संयम कैसे बनाए रखें? एक तो संयम बनाए रखने के लिए अपना मन संयमित करना पड़ेगा। वो कल निवेदिता दीदी के साक्षात्कार में उसके बहुत उदाहरण आए, मुझे लगता है कि वो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। एक तो है कि कोई भी कार्यों का परिणाम आने के लिए कुछ न कुछ समय मिल लगेगा। कुछ परिणाम 2-3 सालों में भी आ सकते हैं, कुछ परिणाम आने के लिए 25-25 साल डट कर खड़ा रहना पड़ता है। कभी कभी तो जिन्होंने कार्य शुरू किया है उनके जीवन में परिणाम आते ही नहीं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। भैया जी काणे नाम के अपने एक प्रचारक थे। वह मणिपुर में गए, मणिपुर में शिक्षा का कार्य प्रारंभ करना। तो वहाँ एक सरकारी स्कूल में वो शिक्षक इस नाते से रहे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो वहाँ के लोगों को उन्होंने कहा कि आपके बच्चों को इससे अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है क्या? तो मैं बच्चों को महाराष्ट्र में लेकर जाता हूँ। महाराष्ट्र और कर्नाटक ऐसे 2 राज्यों में उन्होंने वहाँ के बच्चे लेकर आए। अब यह जो बच्चे लेकर आए, उस समय लोगों को विश्वास बैठना चाहिए, इसलिए उनके साथ वो एक राजापुर का एक बेटा साथ में लेकर गए थे। उनका नाम है जयवंत कोंडविलकर। तो उस जयवंत को जो लेकर गए तो जयवंत को उन्होंने वही रख दिया। उन्होंने कहा मुझ पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस बेटे को मैं आपके यहाँ रखता हूँ। जयवंत उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, प्रचारक थे, इसलिए बेटा भी होने की संभावना नहीं थी। दूसरे के बेटा तीसरे के घर यानी तीसरे के पास, मराठी में कहते हैं ना ओलीस ठेवलं, ऐसे वहाँ उन्होंने रख दिया। और वहाँ के बच्चों को लेकर महाराष्ट्र में आए, छात्रावास प्रारंभ किया। कुछ समय वो छात्रावास चला, वो बच्चे वापस गए। फिर बीच में लगभग एक 10-12 वर्षों का पॉज है, कुछ नहीं है बीच में। वो बच्चे अपने अपने जीवन में खड़े हुए, वो सभी ईसाई है, अपने अपने जीवन में खड़े हुए, नौकरी करने लगे, कुछ खेती करने लगे, कुछ व्यापार करने लगे। वो सब फिर इकट्ठा आए भैया जी काणे की मृत्यु के बाद। और उन्होंने कहा कि भैया जी के कारण हमें यह
शिक्षा मिली, दृष्टि मिली, जीवन ध्यान में आया, हम अभी इस जीवन में ठीक ठाक हुए, तो भैया जी के स्मृति में हमें कुछ करना चाहिए। और इसीलिए 3 स्कूल मणिपुर में उन्होंने प्रारंभ किए। हार्डकोर टेररिस्ट एरिया, जहाँ से सबसे ज़्यादा टेररिस्ट मिजोरम में और नागालैंड में जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में वो 3 स्कूल चलते हैं। वो चलाने का दायित्व उन्होंने ही सब लिया है। पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठान इस नाम से वो काम चलता है। ओझा शंकर विद्यालय इस नाम से वो 3 गांवों में 3 स्कूल चलते हैं। अब यह यानी भैया जी थे तब तक कुछ नहीं था, भैया जी के मृत्यु के बाद वो स्कूल हुए। कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। करने वाले का दृढ़ निश्चय यह आवश्यक रहता है। और कोई एक प्रश्न लेंगे? हाँ, माइक लो तो सबको आवाज जाएगी। अन्य क्षेत्रों में आदर्श स्थापन करना, जैसे लता मंगेशकर जी ने संगीत के क्षेत्र में किया, सचिन तेंदुलकर जी ने क्रिकेट खेलकर किया, क्या ये भी राष्ट्र निर्माण कहलाता है या सेवा कार्य कहलाता है? क्या वो सेवा कार्य नहीं है, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। हर क्षेत्र में राष्ट्र हित को ध्यान में लेकर उत्तुंगता प्राप्त करना यह राष्ट्र कार्य ही है। सेवा कार्य ही बहुत श्रेष्ठ है ऐसा मैं मानता नहीं। हम सेवा के क्षेत्र में जाने के लिए उत्सुक है, इसलिए सेवा के विषय को लेकर हर संगीत के क्षेत्र में होगा, क्रीड़ा के क्षेत्र में होगा, या विज्ञान के क्षेत्र में होगा, किसी भी क्षेत्र में रहकर हम देश की सेवा यह बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, समय हो गया है नहीं? चलो एक बहन को चांस देना चाहिए। हाँ, माइक जसं सर तुम्ही म्हटलंय की आपण जर वर घे. कोणाला देत आहोत तर त्यांना त्याची सवय लागते, ते डिपेंडेंट होऊन जातात, तर मग अन्नदान करायला पाहिजे का नाही? म्हणजे ते अन्नदान यह करना नहीं चाहिए ऐसा मेरा कहना नहीं, उसका उपयोग कम है। उसके कारण लोग आत्मविश्वास गंवा देते हैं। याचक मनोवृत्ति, भिखारी मनोवृत्ति है ना, भिक्षा वृत्ति जो है वो भिक्षा वृत्ति वैसी ही रहती है। अगर हाँ जो एकदम जर्जर है, कमाने की क्षमता नहीं है, या आर्थिक आयु के दृष्टि से या कोई रोग वगैरह हुआ है, उनके लिए करना है तो बात अलग है। लेकिन बहुत बार ऐसे अन्नदानों में आने वाले शरीर से अच्छे हट्टे कट्टे लोग हमें दिखते हैं वहाँ भोजन के लिए आने वाले, तो वो उनको हम स्किल देंगे, उनकी मनोवृत्ति बदलेंगे, उसके लिए समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो ज़्यादा समय देना समाज के लिए उपयुक्त है।